नमस्कार दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं G20 की प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास है। यानी जितनी भी समिट्स और फोरम्स होंगे दुनिया के टॉप 20 देशों के बीच, उन्हें इंडिया के द्वारा होस्ट कराया जाएगा। मेन समिट है यहाँ 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहाँ दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट आएंगे, यानी प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स। एक सवाल आपके मन में आता होगा, ये G20 होता क्या है, ये सब ग्रुप क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इसे बनाने के पीछे क्या मकसद था, क्यों हर साल ये देश एक दूसरे से अलग अलग जगह पर मिलते रहते हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। India has formally taken over the presidencies of the G20. इस G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। दोस्तों, G20 को समझने से पहले हमें समझना होगा G7 को, क्योंकि G7 G20 से पहले बना था। बात है अर्ली 1970। दुनिया की आर्थिक हालत काफ़ी ख़राब चल रही थी। वैसे तो इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था 1973 की ऑयल क्राइसिस। ये क्राइसिस तब शुरू हुई जब अरब देशों ने ऑयल पर एक एम्बार्गो लगाया। उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जो इसराइल के सपोर्ट में थे। मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, जैसे कि अमेरिका और यूरोप। ये वेस्टर्न देश मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल पर बहुत ज़्यादा रिले करते थे और इसकी वजह से भारी इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिली। इन देशों में इनकी सरकारों ने डिसाइड किया, अगर इस इकोनॉमिक हालात को बेहतर करना है तो हमें साथ में एक्शन लेने की ज़रूरत है। इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए हमें साथ में बैठकर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। इसी के चलते कुछ इनफॉर्मल मीटिंग्स होती हैं अमेरिका के वाइट हाउस में इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर के बीच। अर्ली 1970 की बात है। अमेरिका, फ्रांस, यूके और वेस्ट जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं। 2 साल बाद ये इटली, जापान को भी इंक्लूड कर लेते हैं और 1975 में होती है पहली G6 की मीटिंग। ये फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग थी। इसके बाद 1976 में कनाडा भी ज्वाइन कर लेता है। ये G6 का ग्रुप G7 का ग्रुप बन जाता है। सातों देश अपने समय के सबसे डेवलप देशों में से थे। इनकी इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से थी, लेकिन इनके अलावा भी कई कॉमन चीज़ें थी इनके बीच में। इन सभी देशों में लिबरल डेमोक्रेसीज थी जो ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम जैसी वैल्यूज़ को प्रमोट करती थी। पॉलिटिकली कोल्ड वॉर के समय ये सारी कंट्रीज़ वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थी, तो आइडियोलॉजिकली भी सेम कह सकते हैं। ये सब ऑयल क्राइसिस और रिसेशन जैसी समस्या से जूझ रहे थे, तो मेन मकसद इनका यही था, साथ में बैठकर इकोनॉमिकली स्ट्रेटजीज बनाई जाए। सन 1998 में रशिया को भी इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। G7 G8 बन जाता है। लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को इन्वेट किया था, उसके बाद रशिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। इसी रीज़न से ये ग्रुप आज के दिन भी G7 का ग्रुप है। अब G20 पर आए तो इसकी शुरुआत भी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हुई थी। सन 1997 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के देशों में इस समय एक भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस आई। इसके पीछे क्या कारण था उसकी बात मैं नहीं करूँगा, टॉपिक से ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन ये क्राइसिस इतनी बड़ी थी, इसकी वजह से हांगकांग, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस और कुछ हद तक चाइना, जापान, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम जैसे देश भी इफ़ेक्ट हुए। इन देशों में करेंसी की वैल्यू तेज़ी से नीचे गिरने लगी और बेरोज़गारी बढ़ने लगी और कुछ देशों में तो दंगे भी देखने को मिले। इसके अगले साल 1998 में रशिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली। यही कारण था कि रशिया को G7 में इंक्लूड किया गया इस समय पर। लेकिन G7 के और मेंबर्स ने ये भी रियलाइज़ किया कि दुनिया समय के साथ साथ और इंटरकनेक्टेड बनती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि किसी एक देश में प्रॉब्लम होती है तो इसका असर बाकी देशों पर भी पड़ता है। इसलिए अगर पूरी दुनिया में हमें इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी लानी है और इस भारी रिसेशन को होने से रोकना है, तो हमें दुनिया के जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनके साथ में बैठकर एक्शन प्लान बनाने होंगे। 26 सितंबर सन 1999 G7 की फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान G20 ग्रुप की स्थापना करी जाती है। इस ग्रुप में डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंक्लूड कर लेती हैं। लेकिन सवाल ये है कि G20 में किन देशों को रखा जाए और किन देशों को नहीं रखा जाए। सबसे पहले क्राइटेरिया ये होता है कि जो G7 के मेंबर्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद ये देखा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े देश कौन से हैं जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ को हैंडल कर रहे हैं। इसके बेसिस पर चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और रशिया को इंक्लूड कर लिया जाता है। फिर देखा जाता है कि रीजनली सबसे बड़ी पावर्स कौन सी हैं।
क्योंकि दुनिया के हर एक रीजन का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। इसी रीज़न से एशिया में इंडोनेशिया और साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका से ब्राज़ील और अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको, ओशनिया के रीजन से ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट के रीजन से सऊदी अरबिया और टर्की, और यूरोप में G7 के देशों के अलावा पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन को एज अ होल कंसाइडर कर लिया जाता है। तो आज के दिन G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। मोटे मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये 20 देश दुनिया के टॉप 20 देश में से हैं, ना सिर्फ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, बल्कि मिलिट्री वाइज और पॉपुलेशन वाइज भी। देखो तो अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, क्योंकि G20 को बनाने के पीछे असली मकसद सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करना था। तो ये G20 ग्रुप की मीटिंग सिर्फ इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर के बीच होती हैं। कई सालों तक ऐसा ही होते रहा, जब तक साल 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आ गई। तब इन देशों ने रियलाइज़ किया कि हमें और सीरियसली मीटिंग करनी चाहिए। सिर्फ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं, बल्कि हमारे देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भी मिलना चाहिए। हम सब देशों के बीच में कोऑपरेशन एक नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए अगर हमें ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकना है। तो इसलिए दोस्तों, पहली G20 लीडर्स की जो ऑफिशियल समिट होती है वो 2008 में होती है। ये पहली समिट अमेरिका में बैठाई गई थी, जिसमें सारे देश मिलकर डिसाइड करते हैं अपने बीच के ट्रेड बैरियर्स नीचे घटा देंगे और स्पेंडिंग बढ़ाएंगे। टोटल $4 ट्रिलियन ये खर्च करेंगे ताकि सभी इकोनॉमिक्स को रिवाइव किया जा सके। टोटल में G20 के सारे देश मिलकर ग्लोबल GDP में 85% कंट्रीब्यूट करते हैं। 75% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड इन्हीं देशों में होती है और 2/3 से ज़्यादा दुनिया की पॉपुलेशन यहाँ रहती है। साल 2008 के बाद से हर साल G20 की समिट हुई है, पर हर साल ये अलग अलग देशों में होती है। इन G20 मीटिंग्स में जो एजेंडा बिठाया जा रहा है, जो काम हो रहा है, उसे स्मूथली चलाने के लिए एक ट्रॉय सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रॉय में 3 देश साथ में काम करते हैं, करेंट G20 प्रेसिडेंट, पिछले साल का G20 प्रेसिडेंट और आने वाले साल का G20 प्रेसिडेंट। पिछले साल इंडोनेशिया में हुई थी G20 की समिट, इस साल इंडिया में हो रही है G20 की समिट। अगले साल यानी 2024 में ब्राज़ील में होगी। तो इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील ट्रॉय की कंट्रीज़ हैं। G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो एक रोटेशनल बेसिस पर काम करती है। जो 20 मेंबर्स हैं G20, हर साल एक अलग अलग मेंबर को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। मीडिया में सुनकर आपको लगेगा ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सरकार की। G20 इस साल इंडिया में आ गया है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इस साल नहीं तो अगले साल इंडिया में G20 की समिट होनी ही थी। अगर आप लिस्ट में देखो तो 2008 की पहली समिट से लेकर G20 की 18वीं समिट है। सिर्फ अमेरिका ऐसा देश है जहां पर 2 बार G20 समिट होस्ट करी गई है, 2008 और 2009 में। उसके पीछे कारण हो सकता है कि जो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस थी वो अमेरिका से शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद से हर देश को एक एक करके बारी मिली है। 2009 से अगर आप देखना शुरू करो, यूके, फिर कनाडा, साउथ कोरिया, फ्रांस, 2012 मैक्सिको, 2013 रशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, टर्की, चाइना, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान, सऊदी अरबिया, इटली, इंडोनेशिया और अब 2023 इंडिया। सिर्फ 2 ही मेंबर बचे हैं G20 जहां पर कोई G20 समिट नहीं हुई है, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। इसलिए अगले साल 2024 में ब्राज़ील और 2025 साउथ अफ्रीका में G20 की समिट होगी। उसके बाद ये ऑर्डर दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा 2026 में USA। अगर ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहा तो अगली G20 समिट इंडिया में लगभग 2042 में होगी। अब इन 20 देशों के अलावा कुछ गेस्ट कंट्रीज़ को भी इनवाइट किया जाता है G20 समिट में, जैसे कि स्पेन के पास तो परमानेंट इनविटेशन है। इसके अलावा होस्ट कंट्रीज़ भी बाकी देशों को इनवाइट कर सकती हैं। तो इस साल इंडिया ने 9 और देशों को इनवाइट किया है, जैसे मॉरिशियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, UAE, बांग्लादेश, इजिप्ट और ओमान। और इसके अलावा परमानेंट गेस्ट लिस्ट में कुछ और बड़े इंस्टीट्यूशन भी शामिल हैं, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, WHO, WTO, IMS और एशियन की चेयर कंट्रीज़। इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली यह है कि हालांकि G20 का मेन पर्पज़ अभी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रमोट करना है, लेकिन ओवर द ईयर्स कई और मेजर इश्यूज़ को एड्रेस करने लगा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज जैसे फाइट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। लेकिन बाकी और इश्यूज़ को एड्रेस करने में प्रॉब्लम ये आई है कि 20 बड़े देश, इन सब देशों की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, अपनी प्रायोरिटीज़ है, अपने एजेंडा हैं, और किसी भी इशू को लेकर ये सारे 20 के 20 देश
एग्री कर पाएँ ये बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नई दिल्ली में हो रही इस मेन मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे और इसी रीज़न से G20 टूरिज्म मीटिंग जो कुछ महीने पहले श्रीनगर में हुई थी उसे चाइना और सऊदी अरबिया ने बॉयकॉट किया था। इसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी नई दिल्ली में हो रही इस मेन मीटिंग में नहीं आएंगे क्योंकि उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी है जब से रशिया ने यूक्रेन देश को इन्वेड किया है। इससे आपको पता चलता है कि मीटिंग में लिए जाने वाले फैसले इंडिविजुअल लीडर्स पर भी कितना डिपेंड करते हैं। 2016 में फेमस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने साइन नहीं किया था। जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद ही इसे साइन किया गया। उससे ये भी पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर भी इन 20 देशों के बीच में कंसेंसस बनाना आसान नहीं है। इस साल के G20 में इंडिया ने वासुदेव कुटुंबकम की थीम सेट करी है और ग्रीन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसी चीज़ों को महत्व दिया है। इसके साथ साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वुमेन लेड डेवलपमेंट पर भी फोकस रखा गया है। अब आप सोचेंगे कि इन सारे इश्यूज़ को डिस्कस करने का टाइम कहाँ पर है। G20 की मीटिंग तो सिर्फ 2 से 3 दिन तक चलनी है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि G20 जो मेन समिट है सिर्फ वही 2 दिन चलती है जिसे समिट ऑफ स्टेट लीडर्स कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और समिट होती हैं G20 में, जैसे कि मिनिस्टर लेवल समिट जहाँ पर इन 20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर साथ में मीटिंग करते हैं या फिर हेल्थ मिनिस्टर्स या एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स साथ में मीटिंग करते हैं। इस ग्राफिक में आप देख सकते हैं कि 22 जुलाई को एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, 21 जुलाई को लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, 26 अगस्त को कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और इन सब मीटिंग्स की लोकेशन भी अलग अलग है। जैसे कि कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग वाराणसी में हुई थी, एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग गोवा में हुई थी, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग इंदौर में हुई थी और मिनिस्टर्स के अलावा अलग अलग एंगेजमेंट ग्रुप भी बने हुए हैं G20 में, जैसे कि B20 बिजनेस ग्रुप की मीटिंग के लिए, C20 सिविल सोसाइटी की मीटिंग के लिए, W20 वुमेंस के लिए, Y20 यूथ 20 मीटिंग के लिए, T20 क्रिकेट वाले नहीं, T20 थिंक टैंक की मीटिंग के लिए। इन 20 देशों के थिंक टैंक एक दूसरे से मिले। इसके अलावा 3 से 6 सितंबर के बीच एक शेरपा मीटिंग भी हुई थी। शेरपा वैसे नेपाल में रहने वाले नोमैडिक टाइप के लोगों को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर शेरपा का मीनिंग है हर एक G20 लीडर्स का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, उसे शेरपा कहा गया है। मतलब हर एक इंसान मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जो अपने देश की बात आगे रखेगा। तो मेन मीटिंग में पहले ये यहाँ शेरपास की मीटिंग भी होती है। बहुत कुछ है जानने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा G20 और G7 के बारे में।